बीते दिनों पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी वेलफेयर सोसाइटी ने महिलाओं में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और इसकी रोकथाम के तरीकों और इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए एक CME यानी कि कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन का आयोजन किया। इसमें डॉक्टर्स ने महिलाओं के मेनोपॉज के बाद आने वाले CVD के लक्षणों, ओबेसिटी, PCOS, PCOD, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। हाल ही में हुई एक स्टडी का हवाला देते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में बीते कुछ सालों में कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने की क्षमता में 13 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर्स ने यह भी दावा किया कि टीवी पर सीरियल्स देखने के बजाय घर के बाहर निकलकर फुटबॉल खेलना, साइकिलिंग करना, खाने में दही, फल व सलाद की मात्रा को बढ़ाना, दिन में 10-10 मिनट के एक्सरसाइज के 4 स्लॉट्स करना कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज की रोकथाम के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित हो सकते हैं। पीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से डॉक्टर नीलम दहिया ने अपनी एक पब्लिश स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि ओबेसिटी से जूझ रही 44% महिलाओं में कार्डियोवास्कुलर डिसीज पाई गई हैं। इसलिए इस विषय पर अवेयरनेस व जागरूकता की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ये कैमरा रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर निधि है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट मोहाली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो हम CME कर रहे हैं वो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए है। अब सबको पता रहता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इनएक्टिविटी या फिर डाइट का बहुत रोल रहता है, बट जनरली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं लोगों को लगता है स्ट्रेस से क्या होता है, टेंशन होती है, परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है। बट स्ट्रेस एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है उससे हाइपरटेंशन, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, इन सब का रिस्क बढ़ता है। और ये जो सारे रिस्क जब बढ़ जाते हैं तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क होने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जितना इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना, उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज़ दैट वुमेन जो हैं अभी जो जगल कर रहे हैं, स्पेशली बिकॉज वी आर लुकिंग द ब्रैकेट ऑफ द वुमेन वर्किंग वुमेन, ठीक है, तो उनमें जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है अभी बहुत बढ़ रहा है बिकॉज दे हैव टू जगल बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्क। सपोर्ट शायद उनको उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन स्ट्रेसेस पहले से दुगने हो गए हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ रहा है तो ये इशू भी बढ़ ही रहा है। तो इसको सवाल आता है मैनेज कैसे करें, है ना। तो जो स्ट्रेस को मैनेज करना है उसके लिए बहुत सिंपल तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो आता है वो ये है कि आप किस नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखते हैं। यदि आपको कोई कुछ बोलता है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप क्या करेंगे? आपको लगता है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है? अगर आपको लगेगा कोई सिचुएशन से आपको थ्रेट नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगेगा कि हाँ थ्रेट है तो आपको स्ट्रेस होगा। लेकिन स्ट्रेसर्स तो सबके पास होते हैं। अब आप उसको किस तरह से परसीव करते हैं? अगर आपके पास और चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जिससे आप उस स्ट्रेस के साथ डील कर सकते हैं, कोपिंग है उसके साथ डील कर सकते हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो इसके अलावा आपको अनयूजुअल स्ट्रेस को अवॉइड करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा काम ले लेना फिर कहते रहना कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अप्रेजल को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया और आप उसके बारे में सोचते रहेंगे और स्ट्रेस लेते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप वरी करते हैं, यूजुअली क्या होता है कि 10% ही चीज़ है जो उसकी सही होती है, 90% वरी तो ऐसे ही इंसान फजूल में ही करता रहता है। नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। एक्चुअली जो मेल एंड फीमेल ब्रेन है, डेफिनेटली दे आर very differently wired, yes, but it is not that overthinking is only present in women, but women have to think about a lot of things which men do not have to think about. अगर किसी for example मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाती हूँ। एक वर्किंग कपल है ना। अब एक मेल ने कॉन्फ्रेंस पे जाना है और एक फीमेल ने कॉन्फ्रेंस पे जाना है। वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचेंगे, अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में सोचेंगे और जाके वो प्रेजेंटेशन वहाँ पे दे देंगे। अब फीमेल को ये भी सोचना है कि जब मैं प्रेजेंटेशन
बना रही हूँ उस टाइम पे जो मेरा बच्चा है उसका होमवर्क कौन करवाएगा, उस टाइम पे उसको कौन देखेगा। जब मैं वहाँ जाऊँगी अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, उस टाइम पे मेरी मेड आके खाना तो बना देगी, मेरे बच्चे को खाना कौन खिलाएगा, मेरे पति को कब कौन खाना खिलाएगा, मेरा घर कौन देखेगा। अगर 4 दिन के लिए जाना है, क्या मेरा बच्चा मेरे पीछे रह जाएगा। और बच्चे वो भी ये बोलते हैं नहीं मम्मा आप नहीं जाना, पापा जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मम्मा आपने नहीं जाना। तो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का अगर हम उसे नाम ना दें और हम यूजुअली उन्हें इतना ओवर थिंक करने के लिए चीज़ें ही ना दें, आई थिंक द मैन ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग वुमेन, इट विल बी वेरी अ गुड स्टेप। यस यस डेफिनेटली। मैं डॉक्टर रमा वालिया हूँ, एडिशनल प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़। आज जो हम ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ये वुमेन हेल्थ के ऊपर है। बेसिकली हमने टारगेट किया है पीजीआई फैकल्टी और पीयू की फैकल्टी को, ताकि हम एजुकेटेड लोगों को फर्दर एजुकेट करें, ताकि वो आगे ये मैसेज स्प्रेड कर सकें कि ओबेसिटी को, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो बेसिकली उसमें डाइट क्या खाना है, एक्सरसाइज क्या करना है, ये सब हम सिखा रहे हैं। पर लोगों का एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें तो स्ट्रेस ही इतना है, नींद नहीं आती है। तो हम ये सब भी आज बात करने वाले हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, सोना कैसे अच्छे से है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, डाइट क्या खाना है, फिजिकल एक्टिविटी क्या करना है, और इस सब के लिए मोटिवेटेड कैसे रहना है। तो ये सब इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम ये सब मैसेज और लोगों तक भी पहुंचा सकें और वो सब भी ये फॉलो कर सकें। सो आफ्टर मीनोपॉज द रिस्क इंक्रीजेस। मीनोपॉज के बाद रिस्क बढ़ जाता है, बट पहले मीनोपॉज से पहले कार्डियक डिसीज़ होता ही नहीं था, बट अभी मीनोपॉज से पहले भी होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्क फैक्टर्स, बट मीनोपॉज के बाद डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओबेसिटी। ओबेसिटी पर से प्रीडिस्पोजेस द वुमेन फॉर कार्डियक रिस्क, then PCOS, polycystic ovarian disease, then type 2 diabetes, then any family history of early cardiac disease. If there is some dyslipidemia or cholesterol disorder in the family which is running, that also predisposes the woman to have early cardiac disease. So you smile. First thing is that you smile. That there are multiple ways. So one thing is, as a child we smile a lot. So once we start growing, we start smiling. Yes. So it is basically a mindset. So if we just adopt the psychology of a child, then our stress level decreases. And actually stress is again a mindset. Some amount of stress is very good for productivity, and if you say that stress increases my productivity, it will increase your productivity. So saying that I am stressed out, that is not good. If you say that stress is increasing my productivity, definitely it is going to increase your productivity. But there are certain other ways also, like if you manage your time well, you are less stressful. If you say no to some of the things which include fast food, which include useless work, useless talks, ignoring toxic people, all those things, then that also decreases stress. Smile brings happiness, decreases stress. It's not that when you are happy you smile, it's when you smile you become happy. So whenever you are sad you start smiling, that also decreases stress. Then playing with children, having a good night's sleep, doing physical activity, going out in sun, being physically fit decreases your stress. So there are multiple ways to decrease stress. Actually women are more resilient. They actually can bear the stress better and manage. They are the shock absorber of their family. So that's why women live longer. Cardiac disease is less in women. Although it's there that once they have cardiac disease, the mortality is more. But they actually are shock absorber of the family. And that's why we want to teach women that how to do it, so that you teach one woman and you teach whole of the family actually. So we want to teach women how to manage time, how to schedule their things, so that time is managed, how to cook food which is tastier and healthier, how to do exercise, so that they can teach whole of their family. बिल्कुल, स्ट्रेस जो है आजकल की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको स्ट्रेस होता है ना तो आप खाते हैं, मोस्टली स्ट्रेस के साथ खाते हैं, तो खाना ओबेसिटी लाएगा, है ना। स्ट्रेस होगा तो आप घूमने नहीं जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, दैट विल कॉज ओबेसिटी, है ना। ओबेसिटी विल ब्रिंग हाइपरटेंशन एंड मेनी अदर थिंग्स। सो वो जो स्ट्रेस तो आजकल मतलब ट्राई टू ना लीजिए ना दीजिए, बिल्कुल। आप जब देंगे नहीं तो आप लेना भी कम करेंगे। तो ये age group of women which is more prone to it? Any special age group of women which is more prone to this? women, not as such, everyone.
Even student are even school students are stressful. You know, they don't have time to play. They are stressed. They are they are so going by bicycle. So stress is from 5th class onwards, I guess. Stress is everywhere now. So you have to. Stress is everywhere. So you have to find the way to decrease the stress. I am Dr. Soumya Saxena. I'm Associate Professor of PMR at PGI Chandigarh. Today I am presenting here on how to remain physically active in busy schedule. So as we all know, these days it is very hard to find time out of our busy lifestyles to exercise or to be physically active. And being sedentary itself is a risk factor for developing cardiovascular diseases in future. So I will be discussing certain things which we can incorporate in our routine to become physically active, to meet the standard guidelines and to remain more healthier, so that we can avoid future risk of developing. तो इंडियन लेडीज़ के लिए एक्टिविटी बनाए रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बट उन्हें ये पता होना कि वो किस तरीके से खुद को एक्टिव रख सकते हैं और किस तरीके से समय का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अपने रूटीन को तोड़े हुए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आज जो अपना ये टॉक देने वाली हूँ वो इसी पर फोकस्ड रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ ऐसी हैं जैसे कि आप तकरीबन आप सुबह उठकर अपने रूटीन में शामिल हो, उसके पहले यदि आप आधा घंटा पहले उठकर वॉक कर सकते हैं या जॉग कर सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर ये संभव नहीं है तो फिर आप जब ब्रश कर रहे हैं उसी वक्त आप अपने पैरों को भी हाथों के साथ चला सकते हैं क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि आप एक हफ्ते में 2.5 घंटे की एक्टिविटी करते हैं जो कि रोज़ाना 5 दिनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब आधा घंटा रोज़ाना यदि आप एक्टिव रहते हैं तो कार्डियक डिजीज़ेस होने का खतरा फ्यूचर में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, इसको हम सेडेंटरी बिहेवियर को तोड़ना बोलते हैं। तो यदि आप ऐसा करने के लिए अलग से टाइम नहीं भी निकाल पा रहे हो तो सिंपल साधारण सी चीज़ें जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, अपने वर्क प्लेस तक पैदल चले जाना या साइकिल से चले जाना अगर ये संभव है तो, या जो भी एक्टिविटी आपको सूट करती है उसे करने के लिए आपने दिनचर्या में से कुछ एक समय निकालना। शायद वो लंच ब्रेक हो सकता है या फिर कॉफ़ी ब्रेक हो सकता है। कॉफ़ी ना लेकर, लंच ना लेकर, कुछ पार्ट निकाल कर ब्रिस्क वॉक कर लें, तेज़ कदमों से चल लें। तो इस तरीके की चीज़ों को यदि आप अपने रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल कर लें तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए उस गाइडलाइन को मीट करना जो आपको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। इस तरीके के रिकमेंडेशन सारी स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ जैसे कि WHO, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सबसे दी गई हैं। तो इनको मीट करना एक तरह से हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये पता होना कि हम किस इंटेंसिटी में करें, यानी यदि हम चल रहे हैं यहाँ से या अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या मैं एक्टिव हूँ, मैं सेडेंटरी तो नहीं हूँ, लेकिन क्या ये चीज़ उसमें काउंट होती है जो एक्टिविटी मेरे लिए ज़रूरी है मेरे रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए। तो ये पता करने के लिए बड़े सारे क्लिनिकल तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं और एक साधारण सा तरीका है जो हम सब यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि यदि आप बात कर रहे हैं और आप आराम से बात कर पा रहे हैं उस एक्टिविटी को करते समय जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हो, और आप गुनगुनाने की कोशिश करें तो गुनगुनाना संभव नहीं है, यू हैव टू टेक पॉजेस क्योंकि आपकी तो सांस उखड़ने लग गई। ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो मॉडरेट कैटेगरी में आती है और जो आपके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। यदि आप बात भी नहीं कर पा रहे हैं उसमें भी आपको सांस उखड़ रही है तो वो फिर विगरस एक्टिविटी है, मतलब वो और भी ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो इस तरीके से एक सिंपल टेस्ट से आप पता कर सकते हो कि आप चल रहे हो तो आप सही मात्रा में या सही डोजेज में चल रहे हो या फिर आपके लिए इससे तेज़ चलने की ज़रूरत है। ये सबके लिए अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट कि जितना तेज़ चलना मेरे लिए आइडियल है वही आपके लिए भी हो। दीज थिंग्स आर सो इंडिविजुअलाइज दैट यू हैव टू टेस्ट इट ऑन योरसेल्फ। आपको खुद ही अपने लिए पता करना है। तो बाकी क्लिनिकली एक डॉक्टर से क्लियरेंस लेना अच्छा होता है हमेशा, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो। जी सर। कभी पाँव में अचानक सुई चुभना, कभी कभी पाँव में चींटी रेंगना, कभी कभी पाँव में नाड़ी चढ़ जाना या कानों के पीछे बाल होना, कुछ इंडिकेशन स्पेशल होती है? जैसे आप कह रहे हैं चींटी चलना या फिर नाड़ी चढ़ जाना, ये सब चीज़ें हार्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, मगर इनके ज़्यादातर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होने की संभावना होती है। या फिर कई बार हमारा पोस्चर ऐसा हो जिससे हम दबाव डाल रहे हो किसी ऐसी जगह पर जिससे इरिटेशन हो रहा हो और वो इस तरह से आपको हिंट्स देते हैं।
ऐसा हो सकता है। तो ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होने की संभावना ज़्यादा है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब स्क्रीन के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।